Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about the origin and age of Earth. In this lecture, we will discuss about different theories that are given related to the origin of Earth and solar system. This is the fifth lecture of the series. In the previous lecture, we have discussed about definition and importance of geology, Earth, crust, mantle and core, lithosphere and hydrosphere. नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे रक्षा एकेडमी के, जिसमें आपको टेलीग्राम पे अगर आप जाके रक्षा एकेडमी इंग्लिश मीडियम सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें कि सोलर सिस्टम जैसा कि हमें पता है, जिसमें सन होगा और साथ में प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे, मून्स होंगे, तो अब इनका ओरिजिन किस तरह से हुआ और ओरिजिन कब हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास में डिफरेंट थ्योरीज और हाइपोथेसिस दिए गए थे। पहले अगर हम देखते हैं कि जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनमें भी बात करी गई है ओरिजिन ऑफ अर्थ की, बट वो थ्योरीज जो है वो सेटिस्फाइंग नहीं है और उनसे कुछ हम बोल सकते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिलता कि हाँ इस तरह से जो है ओरिजिन हुआ होगा अर्थ का। फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिनमें से कुछ जो हैं रेलेवेंट थी और उन्हीं को हमें आज पढ़ना है। दीज थ्योरीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिनको हम बोलेंगे अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो अर्ली थ्योरीज वर नॉट परफेक्ट बट दे मेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न थ्योरीज। मतलब अर्ली थ्योरीज जो थी वो काफी हद तक ठीक थी, पर वो एकदम ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि हाँ इस तरह से फॉर्मेशन हुआ होगा अर्थ का। तो उसी के बेसिस पे मॉडर्न थ्योरी आती है, जिसमें मॉडर्न थ्योरी में हम कंसीडर करते हैं बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो अब अगर हम देखें अर्ली थ्योरीज में तो हमें बोफेन्स हाइपोथेसिस पढ़ना है, साथ में गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट पढ़ना है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास पढ़ेंगे आज हम, मेट्रेट हाइपोथेसिस ऑफ लॉकियर, चैम्बरलेन मोल्टन हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन एंड जेफरीज। ठीक है, फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल और मॉडर्न थ्योरीज में हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। तो इतनी सारी थ्योरीज जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको रक्षा एकेडमी का कोर्स लेना है तो आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स का अलग कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज अलग मिल जाएगी प्रीलिम्स की, और साथ में मेंस का जो कोर्स है उसी में भी आपको प्रीलिम्स और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड मिल जाएगी। जो प्रीलिम्स का कोर्स लोगे उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, या फिर आप जाके अगर फुल कोर्स लोगे तो आपको प्रीलिम्स में अराउंड 254 वीडियोस जो हैं वो हो चुके हैं, 90% ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में देखें तो 101 टेस्ट अवेलेबल हैं अभी, इसमें एफएलटीज और ऐड होने हैं और भी कुछ यूनिट जो हैं वो बाकी हैं, वो भी ऐड हो जाएंगी जल्दी ही। मेंस को अगर हम देखते हैं तो यूनिट वाइज हमने पढ़ाया हुआ है, तो पार्ट ए में आप देखेंगे तो सारे यूनिट का जो आप देखेंगे एंशिएंट मेडाइवल जो है अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में अगर हम पेपर 2 देखते हैं तो पेपर 2 स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमी उसमें कंप्लीटेड है। पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो यूनिट 1, 3, 5, 6, 7 ये सारी कंप्लीटेड है, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 चल रही है। ठीक है, पेपर 4 एथिक्स भी शुरू हो चुका है, इसमें आपको हिंदी मीडियम के भी कुछ आनंद सर के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें जो एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे एथिक्स को समझने की। ठीक, साथ में ही हिंदी और ऐसे मिलेगा आपको, एमपी मिलेंगे, जूम सेशंस मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें आप जाके डाउट डिस्कशन कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। इसमें आप देखिए सबसे पहले हम आते हैं किस पे, बफेन्स हाइपोथेसिस में। तो बफेन्स हाइपोथेसिस में आप अगर यहां पे देखेंगे तो एक ये इमेज दिख रही होगी आपको, जिसमें दो चीजें क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। ठीक है, तो यही क्या बोलता है, बफेन्स हाइपोथेसिस बोलता है। इसमें बोला गया है कि जो बफिन थे, ठीक है, उनका ये पूरा इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि एक ह्यूज कॉमेट जो है वो आके किसमें स्मैश किया, सन में। सन में वो कॉमेट जो है वो स्मैश करता है, तो उसके कारण जो लिक्विड है वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, मतलब जो लिक्विड है वो स्पेल हो जाता है आउट ऑफ द सन से, और फिर ओवर द टाइम वो लिक्विड क्या होता है, कंडेंस होता है, जिसके कारण क्या होगा, वो कंडेंस्ड लिक्विड से क्या बन जाएंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे, और स्मॉल पीसेस जो हैं वो सैटेलाइट की तरह एस्ट्रॉइड्स वगैरह बन के पूरे स्पेस में फैल जाते हैं।
ठीक है, तो इतना ही जो है वो बफिन्स हाइपोथेसिस ने बताया था, ये सबसे अर्लीस्ट थ्योरी थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी जो होगी हमारे लिए सबसे ज्यादा, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। इसमें यहां पे ये बोलते हैं, कांट जो है वो 1755 में जर्मन फिलोसोफर है, इमैनुअल कांट इनका नाम है, ठीक है। ये मॉडर्न थिंकर्स, मतलब जो हम बोल सकते हैं वर्ल्ड थिंकर्स में भी इनको पढ़ा जाता है। तो इमैनुअल कांट ने क्या बताया कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो होगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें उन्होंने बोला कि प्रीमॉर्डियल मैटर जो होता है, मतलब प्रिमिटिव मैटर, बेसिक मैटर जो होगा वो पूरा क्या है, स्पेस में स्केटर्ड है। और ये वाला जो मैटर, जो प्रिमिटिव मैटर आपको मिलेगा वो कोल्ड है, मोशनलेस है और सॉलिड पार्टिकल्स है। मतलब सॉलिड मैटर जो है वो स्पेस में स्केटर्ड कर रहा है और मोशनलेस है, ठीक है। अब ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ये वाले जो मैटर जो थे वो कोलाइड करना शुरू करते हैं। अब कोलाइड करते हैं तो उसके कारण क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब कोई भी दो चीजें टकराती हैं आपस में तो वहां पे हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसी हीट के कारण फिर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। तो ये जो बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, रोटेट करना शुरू हो जाती हैं। अब रोटेट करना शुरू हो जाती हैं तो इसके साथ में ही ये जो है एक तरह से हॉट नेब्यूला बन जाता है। नेब्यूला का मतलब हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ गैसेस, ठीक है। और यही जो नेब्यूला है वो रोटेट करने लग जाएगा और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। अब स्पीड जब बढ़ती जा रही है उसकी, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है वो उसको एक रिंग की तरह बना देगा। और वही अगर कूल होगा तो एक क्या बन जाएंगे, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। यहां पे आप आके देखिए, इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे देखिए आप, पहले क्या हो रहा था कि मैटर जो है वो फ्रीली आपको स्पेस में स्केटर्ड दिखेगा, मोशनलेस। फिर क्या होता है, ये जो मैटर है वो कोलाइड करने लग जाते हैं और घूमना चालू कर देते हैं, रोटेशन चालू हो जाता है। वही रोटेशन के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है और पार्टिकल्स आके उससे अटैच हो जाते हैं और एक क्या होता है, पूरा नेब्यूला बन जाता है, नेब्यूला ग्रुप ऑफ गैसेस बन जाता है। और जब ये रोटेट करते रहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है। फिर जब ये कूल होंगे तो इस तरह से प्लैनेट्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। ये थ्योरी जो थी वो इमैनुअल कांट ने बताई थी। आगे देखते हैं अपन अजम्पशंस। अगर इसको देखें, यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अजम्पशंस को अगर आप देखोगे तो सुपरनैचुरल और ये जो प्रिमिटिव मैटर था वो किस तरह से स्केटर्ड था यूनिवर्स में, ये नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने बताया कि नेब्यूला जो था वो पहले मोशनलेस, कोल्ड, और ये जो सॉलिड था वो किस तरह से था ये जस्टिफाई नहीं किया। ये मतलब सारे अजम्पशंस हैं उनके, ठीक है। साथ में ही उन्होंने ये भी अजम्पशन लिया था कि पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण कर रहे हैं। अब जैसे पहले उन्होंने अजम्पशन लिया कि वहां पे जो मैटर था वो मोशनलेस था, तो ग्रेविटी तो तब भी हो रही होगी, लग रही होगी। फिर उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि वो उसमें ग्रेविटी के कारण वो कोलाइड करने लग गए। तो ये सारे उनके अजम्पशंस थे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कांट, जो वही सेम चीज रिपीट करूंगा जिसमें आपको बताना था कि म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, कोलिजन मिले होगा। फिर ये कोलिजन के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो गया है, मोशन भी आ चुका है, तो उसके बाद में एक एंगुलर मोमेंटम इनको देखने मिलेगा। वो एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या होता है, नेब्यूला बन जाता है और मतलब सॉलिड से जो गैसियस पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। एक नेब्यूला जनरेट हो जाता है, हॉट। फिर इसी के बाद में जब वो कोल्ड होता है तब क्या देखने को मिलेगा, प्लैनेट्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो हमने डायग्राम देखा नेब्यूला का, इसी का एवोल्यूशन अगर हम देखें कि इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी वो कितनी सही थी, ठीक है। तो एवोल्यूशन में आप देखोगे तो पहले उन्होंने यहीं पे ये बात आएगी कि जो प्रिमिटिव मैटर था उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह से सोर्स कहाँ था उसका, ठीक है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि एनर्जी जो है वो किस तरह से मोशन में लेके आ रही है, और कोलाइड कर रहे हैं तो रोटेशन किस तरह से हो रहा है, इसका भी जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया था। पर ये जो है एक तरह से पहली थ्योरी थी जो कि फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट की तरह था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। फिर इसी को ये एक बेसिस बनता है आगे के थ्योरीज के लिए, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैप्लास आता है। नेक्स्ट आते हैं हम नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास में। तो लैप्लास जो थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1796 में।
ये ही जो थ्योरी थी वो किसके बेसिस में थी? इट वाज समथिंग सिमिलर टू द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, ठीक है, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कांट हाइपोथेसिस। इन्होंने अज्यूम किया कि जो हॉट और ह्यूज गैसियस नेबुला है वो स्पेस में है, ठीक है। अब इन्होंने डायरेक्टली ही क्या किया कि एक नेबुला को अज्यूम करके रखा है। फिर ये जो हॉट नेबुला है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में, तो इन्होंने रोटेशन को भी अज्यूम करके रखा। अब ये क्या होता है, ये नेबुला जो है वो कंटिन्यू कूल होता है। कूल होगा तो उसका क्या मतलब है कि उसकी हीट जो है वो लॉस होगी आउटर सरफेस में, है ना। और ये जो हीट लॉस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो रही होगी, कि हीट रेडिएट कर रहा है और फिर वो धीरे धीरे कूल हो रहा है। कोई भी बॉडी अगर कूल होती है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर का, उसमें खूब सारी हीट है, तो वो क्या करेगा, अपनी हीट को रेडिएट करेगा दूसरे एटमॉस्फेयर में और अपना टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कूल करेगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे उन्होंने बोला। अब ये जो नेबुला तो क्या होता है, ये तो नेबुला जो तो है वो तो एक ग्रुप ऑफ गैसेस है। अब ये ग्रुप ऑफ गैसेस जो है अगर कूल हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी साइज में, क्योंकि ये इसकी प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है कूलिंग में, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू लैप्लास, अब नेबुला जो था वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, साइज में छोटा होता जा रहा था, ठीक है। हीट जो है वो लॉस हो रही थी। अब ये जो रिडक्शन इन साइज ऑफ वॉल्यूम था उससे क्या होता है, एक सर्कुलर वेलोसिटी या फिर नेबुला पे क्या हो जाता है, एक रोटेटरी मोशन जो है उसको मिल जाता है। और उसकी जैसे ही साइज जो है वो कम होती जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वो एक्सीड कर देगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स को। इसी के साथ में ये जो है बाकी की जो कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में ये रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, एक आउटर रिंग जो है वो सेपरेट हो जाएगी नेबुला से। तो लाप्लास ने यही बोला, अगर हम इनके एवोल्यूशन को देखें या इनका डायग्राम को जो देखते हैं तो उसमें आपको देखोगे कि ये जो पूरा आप देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा नेबुला जो था वो रोटेट कर रहा था, इसमें ही कंडेंसेशन के फॉर्म में फिर क्या होगा, प्लैनेट्स जो है आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इनका ही एवोल्यूशन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए, इन्होंने पहले तो ओरिजिन नहीं बताया था किस तरह से था, ठीक है, उसमें रोटेशन किस तरह से होगा, यही सारी चीजें। अब ये जो थ्योरीज हैं ये पूरी अज्यूम की गई हैं, ठीक है, पूरा बेस्ड ऑन अजम्पशन है। इस पे कभी कोई ने पूरा एकदम सॉलिड प्रूफ नहीं दे सकता कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, या फिर हम ये नहीं बता सकते कि किस तरह से सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले की बात है, ठीक है, और उसके कोई अभी एविडेंस अच्छे से बचे नहीं है। फिर यहीं पे आप देखोगे लैप्लास ने और भी बताया था कि ओरिजिनल रिंग जो थी वो डिवाइड हो गई थी किसमें, 9 रिंग्स में। जब ये हमने बोला कि कंडेंसेशन हो गया या सेपरेशन हो जाता है उस रिंग का, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, एक एक रिंग्स जो है वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। अब वो जब ऐसा हो जाएगा तो 9 रिंग फॉर्म हुई थी और वो 9 रिंग से क्या बना था, 9 प्लैनेट्स बने थे। ये थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, लैप्लास ने दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन मेटरोइड हाइपोथेसिस ऑफ लॉकियर। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं आप देखो, यहां पे मेटरोइड की बात करी जा रही है, ठीक है। नॉर्मन लॉकियर जो थे वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही क्या किया, कन्वर्ट करा किसको, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास को, और उसी हाइपोथेसिस से मेटरोइटिक हाइपोथेसिस अपना बनाया, ठीक है। और इट इज ऑल्सो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ शूटिंग स्टार्स इन द स्काई, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटराइट्स बोला जाता है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि मेटराइट्स जो थे वो 2 ह्यूज मेटराइट्स जो हैं उन्होंने कोलाइड किया, कोलाइड करने के कारण जो हाई टेम्परेचर बना, एयर लाइट ये सारी चीजें बनी, और जो मॉल्टेन हम बोल सकते हैं मेल्ट हो गया जो मेटराइट, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया सम पार्ट ऑफ द लिक्विड में, और उसी के कारण कंडेंसेशन होता है और अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो है थ्योरीज पूरी बेस्ड ऑन अजम्पशंस हैं, इनको हम सही माने या गलत माने ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है स्टडीज हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली 3 मार्कर जो है वो बन सकता है, तो हमें इनके बारे में उतना ही पढ़ना है, ज्यादा तो इनको समझने की कोशिश हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ें। तो चैम्बरलिन और मोल्टन 2 अलग अलग लोग थे,
ये बायपेरेंटल हाइपोथेसिस कहलाएगा, मतलब दो जो जियोलॉजिस्ट ने दिया था, पहले चैम्बरलेन ने दिया था, फिर चैम्बरलेन कौन थे, जियोलॉजिस्ट थे, और मोल्टन जो थे वो एस्ट्रोनॉमर थे। 1905 की बात है ये। इस हाइपोथेसिस में क्या बोला गया कि जो अर्थ और सोलर सिस्टम है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि सन क्या है, एक तरह से स्टार था, ठीक है, तो यहीं पे ये बोलते हैं कि एक और स्टार वहां पे प्रेजेंट रहेगा सन के अलावा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इन दोनों जो हम स्टार की बात कर रहे हैं, तो उसमें सन की जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं वो प्रोमिनेंट थी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू दूसरे स्टार से। तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए, तो उसी के कारण क्या हुआ, जो सन का लिक्विड था वो बाहर आ जाता है, ठीक है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वही लिक्विड का कंडेंसेशन होकर स्मॉल प्लैनेटेसिमल बन जाते हैं। तो इस तरह का हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। इस हाइपोथेसिस में बताया था कि इनिशियली अर्थ जो था वो सॉलिड था, फिर बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड बाय अ सॉलिड एंड कोल्ड प्लैनेटेसिमल, तो ये जो प्लैनेटेसिमल है उन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया कि ये आगे जाके क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, और उनकी जो हीट थी वो अंदर ही रह गई अर्थ में, ठीक है, उसके लिए बाकी के जो है प्लैनेट्स उनमें हीट आपको बाहर ही देखने को मिलती है, तो इसलिए वहां पे लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो यहां पे ये एक छोटा सा उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। नेक्स्ट आगे आते हैं अपन, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरी, ये भी दो लोगों ने दिया था। एक जेम्स जीन ने 1919 को इंट्रोड्यूस किया था, और हैरोल्ड जेफरे जो है उन्होंने 1926 को इस हाइपोथेसिस को इवॉल्व किया था। अब टाइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टाइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि स्टार जो है, एक स्टार जो है वो सन के करीब आ जाएगा, उसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक सिगार का शेप बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम सिगार देखते हैं तो वो क्या रहता है, यहां से थोड़ा सा पतला रहेगा और फिर ऐसे मिडिल में बल्ज करते हुए कुछ इस तरीके का सिगार बनता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं दो बॉडीज हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और यहां पे पूरा एक लिक्विड टाइप की चीज जो है वो बन गई थी, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो पूरा लिक्विड जो है वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसी को फिर क्या बोलते हैं कि ऐसे में जब ये बीच से आप देखोगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो ये बीच से टूट जाएंगे और लिक्विड जो है वो बाहर फैल जाएगा, ठीक है, टाइड्स जो है। तो ये जो लिक्विड है वो आ किस तरह से रहा है, टाइड्स के कारण आ रहा है। जैसे अगर हम टाइड्स भी देखते थे तो टाइड्स में हम क्या देखते थे कि अर्थ है, यहां पे सन है और यहां मून है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पे जो लिक्विड है अर्थ के ऊपर, जो ओशियन का जो वाटर है वो अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण हाई वेव्स बनने लगती हैं, वो टाइड्स की तरह रहती हैं। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि ये जो प्लेनेट है जिसमें लिक्विड है सन में, वो लिक्विड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स जो है वो ऊपर आ रहा है और वो अट्रैक्ट हो गया उससे, ठीक है। फिर इसी के साथ में आप देखोगे कि जब जैसे ही वो मिस होता है और तो उसके कारण वो मैनी नॉट्स बन जाते हैं, वो नॉट्स जो है वो हमारे प्लैनेट्स को बनाते हैं। ये जो थ्योरी थी वो किसने दी है, जीन्स एंड जेफरीज ने दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल ने। तो बाइनरी ये भी जो थ्योरी है वो रसेल ने दी हुई है, और साथ में लिटिलटन ने दी है। ये थ्योरी 1937 में आई थी। 1937 में आई थी। इस थ्योरी में क्या बोला कि स्टार जो था, सन तो रहेगा ही, पर वो एक अकेला स्टार नहीं था, उसके साथ में अलग स्टार और थे जो कि 2900 मिलियन किलोमीटर अवे था किससे, सन से। अब ये इतना प्रिसाइसली 2900 कहां से आया, ये सारी चीजें तो अपन नहीं पढ़ सकते। फिर यही जो बाइनरी स्टार्स जो थे वो रिवॉल्व करना शुरू करे एक सेम सेंटर पे, और साथ में ही सडनली क्या आ जाएगा, थर्ड स्टार आ जाएगा उसमें। अब थर्ड स्टार जो है वो सेकंड स्टार के पास में आ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द थर्ड स्टार जो है वो क्रिएट करता है टाइड्स को सेकंड स्टार के बीच में, ठीक है। पर सन जो था वो उससे अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सन जो है वो बहुत दूर है उससे, ठीक है। इतनी बात तो अभी तक समझ में आई होगी अपन को। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे अब बोलते हैं कि जो बाइनरी स्टार रहेगा वो क्या करेगा, रिवॉल्व शुरू कर देता है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको खींचता है, ठीक है। और फिर वही जो टाइड्स के कारण क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगी चीजें, और वो क्या बन जाएंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे उन लिक्विड फॉर्म के टाइड्स को चेंज होके। तो ये वाली थ्योरी जो है वो रसेल ने दी थी, ठीक है। अब यहां पे अब आप फिर सोचोगे कि ये थर्ड प्लैनेट कहां से आ गया,
तो ये सारी चीजों में हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इन पे 3 मार्क का प्रिपेयर करने हैं, वो हम करके जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा हाइपोथेसिस था, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि दो तरह की चीजें होंगी, एक क्या होगा, एक रहेगा कंपेनियन रहेगा, ठीक है, और एक क्या रहेगा, प्रिमिटिव स्टार रहेगा। मतलब प्रिमिटिव सन रहेगा और एक कंपेनियन स्टार रहेगा, दो चीजें रहेंगी। ठीक है, कंपेनियन स्टार जो है वो जायंट रहेगा और बाकी उसी में क्या होगा, सुपरनोवा वो बन जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे एक सन है और एक कंपेनियन स्टार है, ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन चालू हो जाता है उसका, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है और ब्रेकडाउन के कारण वही जो कंपेनियन स्टार है वो बढ़ जाता है और सारी चीजें रिवॉल्यूशन होती रहती हैं और वो उसके टुकड़े जो पार्ट्स रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या होगा, पूरा हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, शिमिट्स जो थ्योरी थी, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस दिया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसमें स्टार्स जो हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैटर फिल है कहाँ पे, स्पेस में। फिर ये जो ही मैटर है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा किसमें, सन के अराउंड में, ये डार्क मैटर रहता है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि जब वो कंडेंस हो जाएगा, स्टार्स एक्सिलरेट करने लग जाएंगे, यहां पे आप देखोगे ये रोटेट करना शुरू किया उस मैटर ने, फिर रोटेट करते करते क्या हो जाता है, उसकी ऑर्बिट्स चेंज हो जाती हैं और कुछ मैटर जो है वो साथ में इकट्ठा हो जाता है और वो कंडेंस होने के बाद में क्या बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ शिमिट्स हाइपोथेसिस इंटरस्टेलर। ठीक है, नाउ हम आते हैं किस पे, बिग बैंग थ्योरी पे। अभी तक ये सारी प्रिमिटिव थ्योरी थी कि जहां पे सीधी सीधी बात हो रही है कि कोई दो स्टार्स आके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइड्स बन रही हैं, लिक्विड बन रहा है, फिर कंडेंस हो जा रहे हैं तो प्लैनेट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, या तो कॉमेट्स वगैरह दो टकरा रहे हैं तो उससे जो लिक्विड है वो स्पेल हो जा रहा है सन का, तो उसके कारण कंडेंसेशन के बाद में क्या बन रहा है, प्लैनेट्स बन रहे हैं। कुछ ये बोल रहे हैं कि नेब्यूला बन जाता है, नेब्यूला के कारण रोटेशन होता है, रोटेशन के बाद में फिर क्या वो पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो इस तरह की जो थी वो प्रिमिटिव स्टोरीज दी गई थी। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी में। ये क्या है, मॉडर्न थ्योरी कंसीडर करी जाती है। 1921 में एडविन हबल ने क्या किया था कि बताया था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। अब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है उन्होंने ये बताया, और यही वो गाय हैं जिसके नाम पे हबल टेलीस्कोप जो है वो नाम दिया गया है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने और फिलोसोफर्स ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे ओरिजिन होता है, मॉडर्न थ्योरी आई जिसमें से बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी और अभी कंसीडर की जाती है। बिग बैंग थ्योरी को अगर हम देखें तो इसको सपोर्ट मिला था किसमें, 1964 में रॉबर्ट विल्सन ने इंटरप्रेट करी थी कॉस्मिक रेडिएशंस को। ठीक है, फिर साथ में ही अगर हम देखें तो बिग बैंग थ्योरी बोलती क्या है, बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि सबसे पहले एक देयर एग्जिस्ट अ टाइनी बॉल, ठीक है, इन द यूनिवर्स विच इज नोन एज सिंगल एटम और सिंगुलैरिटी। ये जो टाइनी बॉल या सिंगल एटम रहेगा उसकी बहुत छोटी वॉल्यूम है और इनफाइनाइट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, और डेंसिटी जो थी कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज थी और वो एक्सप्लोड करता है। अब वो जब एक्सप्लोड करता है तो उसके बाद में ही जो मैटर है पूरा वो क्या हो जाता है, स्केटर हो जाता है पूरी गैलेक्सीज में, स्पेस टाइम ये सारी चीजें जो है वो क्या होती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोला जाता है। बिग बैंग थ्योरी के बाद में अगर हम देखते हैं तो पहले फ्यू सेकंड्स में क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा और फिर वो एक्सपेंशन क्या होगा, स्लो होना चालू हो जाता है। ये जो है 3 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स बिग बैंग थ्योरी में देखेंगे हम कि एनर्जी जो है वो पूरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैटर में, एंटी मैटर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, टेम्परेचर हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई था, वो टेम्परेचर फिर कूल हो जाता है और चीजें जो है वो उनका ड्रॉप हो जाता है कितने बिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो इस तरह की जो थी वो थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमायर ने, और फिर यही बिग बैंग थ्योरी को हम कंसीडर करते हैं एज अ मॉडर्न थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर था उसमें हमने काफी थ्योरीज दी हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ समझ में ना आया हो, तो ये जो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे तो मिलेंगे ही, साथ में ही इनकी जो पीडीएफ वो भी शेयर कर देंगे
ठीक है, तो आप लोग ये लेक्चर्स देख के पीडीएफ को एक बार रीड कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इनको इतना ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेब्यूला और ये सारी कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल टर्म्स चल रही हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इतना ईजी नहीं था, इसलिए इतनी सारी थ्योरीज जो हैं यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, इनसे सब में आपको अराउंड 3 मार्कर या 5 मार्कर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये ही इतना हमें पढ़ना है, इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थैंक यू।